तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बताओ कौन हो तुम? रोहान उस शख्स की मुस्कुराहट पर गुस्से से कहता है तो वो शख्स अब भी मुस्कुराता हुआ अपना तारुफ करवाता है। मैं हालिम हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो देखा ये लड़की अकेले बैठी रो रही है। मैं समझा शायद घर का रास्ता वगैरह भूल गई होगी, मगर यहाँ आकर मुझे कुछ और ही लग रहा है। वो कशफ को देखकर कहता है जो अब रोहान के बराबर में खड़ी थी। तुम अपने काम से काम रखो, चलो कशफ। रोहान उसे गुस्से से कहता कशफ का हाथ पकड़े लेकर जाता है कि उसकी आवाज पर रुक जाता है। जब हीरा मिला है तो कदर करो उसकी, वरना बहुत से लोग तरस रहे हैं कीमती हीरे के लिए। तुम खुशकिस्मत हो कि हीरे ने तुम्हें खुद चुना है। हालिम की आवाज पर रोहान के साथ कशफ भी मुड़कर उसे देखती है, मगर हालिम अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है। उसने क्या बोला था? हीरा? मतलब क्या? रोहान कशफ के साथ चलते हुए कहता है, जिस पर कशफ कुछ साल पीछे चली जाती है। कशफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे आगे पीछे कोई है भी या नहीं, मुझे बस तुम अच्छी लगती हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हालिम कैंटीन में उसके सामने बैठा उसे समझा रहा था। देखो हालिम, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तो प्लीज अब मुझे दोबारा तंग मत करना, वरना मजबूरन मुझे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम नहीं चाहोगे कि मेरी पढ़ाई खराब हो। कशफ सख्त लहजे में कहती है तो हालिम उठ खड़ा होता है। ठीक है, अब मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा और ना कभी यहाँ का रुख करूंगा। अगर मेरी बात से तुम हर्ट हुई हो तो सॉरी। वो कहता सीधा यूनि के मेन गेट की तरफ जाता है। उस दिन के बाद आज कशफ उसे देख रही थी, जो बिल्कुल वैसा ही था, मगर अब मुस्कुराता बहुत था, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यही सोचते सोचते कशफ रोहान के साथ कार में बैठती है। रोहान, आप अब भी नाराज हैं? वो रोहान को गुस्से में देखकर कहती है। नाराज अपनों से हुआ जाता है, और तुम मेरी कुछ नहीं, तो प्लीज चुप हो जाओ। मैं तुम्हें अम्मी अब्बू के कहने पर लेने आया हूँ, वरना मैं कभी तुम्हें लेने ना आता। रोहान उसे कहता गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा लेता है और कशफ चुप होकर बैठ जाती है। उनकी गाड़ी के गुजरते ही हालिम एक नजर रोहान की गाड़ी को देखकर एक गहरी सांस लेता अपनी गाड़ी भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाता है। डियर डायरी, बाबा ऐन वक्त पर पहुंच गए थे और यूं मैं जा नहीं सकी, और दुकान जब रोहान के घर गया तो उसके घर वालों ने मुझे कितना बुरा भला कहा, और रोहान ने कशफ से शादी भी कर ली। उसने मुझे जलाने के लिए मुझे अपनी पिक सेंड की। मुझे इन दोनों पर बहुत गुस्सा है, दिल कर रहा है मार दूं दोनों को, मगर खैर मेरी मोहब्बत मुझे दोबारा मिल रही है। बाबा ने मेरा रिश्ता हालिम से तय कर दिया है। मैं घर वालों के सामने तो मना कर रही हूँ, मगर मुझे रोहान से ही करनी है, ताकि वो भी समझे कि हाँ वाकई बच्ची रोहान से मोहब्बत करती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, परसों मैं हालिम के निकाह में आ जाऊंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब कशफ से क्या बदला लूं? हालिम तो अब मेरा होने जा रहा है ना। अब मुझे शिद्दत से इंतजार है जुमे का। सोहा उसके आखिरी अल्फाज पढ़कर डायरी बंद करती है और हैरान भी होती है। अगर राबिया खुश थी तो वो खुदकुशी कैसे कर सकती है? वो यही सोचती है, फिर किसी ख्याल के तहत उठाकर डायरी बेड के नीचे रखकर बानोबी के कमरे की तरफ जाती है। उसका इरादा बानोबी से मजीद पूछने का था। बानोबी, आपसे एक बात करनी है। वो बानोबी के कमरे में आकर दरवाजा बंद करे कहती है। तू सोई नहीं अभी तक? क्या बात पूछनी है? बानो भी अपनी टांग खुद दबाते हुए कहती है तो सोहा उठकर उनके पास आती उनकी टांगे दबाती बात शुरू करती है। बानो भी, ये हालिम कौन है? वो पूछती है तो बानो भी उसे हैरत से देखती हैं। हालिम दूर के रिश्तेदार का बेटा है, मगर यहाँ उनका आना जाना बहुत है, बहुत अच्छा बच्चा है। मगर तू क्यों पूछ रही है? बानो भी बताकर पूछती हैं। हालिम का रिश्ता भी हुआ था राबिया से। वो कहती है तो बानो भी के माथे पर बल आ जाते हैं। हाँ, मगर शादी नहीं हो सकी। लेकिन तुझे इतना सब कुछ किसने बताया? उनकी सुई अब भी वहीं अटकी थी। बानो भी, वो छोड़ें कि किसने बताया है। आप आज मुझे ये बताएं कि राबिया को किसने मारा था, क्योंकि इतना तो मुझे यकीन है कि उसने खुदकुशी नहीं की। वो कहती है तो बानो मुंह खोले उसे देखती हैं। उसे किसी ने नहीं मारा था। वो बानो भी, झूठ मत बोलिएगा, आपको मेरी कसम, मैं वैसे ही बीमार हूँ। सोहा भी ठीक ब्लैकमेल करती है, जिस पर बेचारी बानो भी मजलूम सा मुंह बनाकर उसे बताती हैं। राबिया ने खुदकुशी नहीं की थी, वो उसका पैर फिसला था और वो नीचे गिर गई थी। मगर ये बात भी हमें राबिया के इंतकाल के 2 महीने बाद पता चली थी, जब सकीना यहाँ की मुलाजिम और मेरी नंद छुट्टियों से वापस आई थी। बानो भी कहती हैं तो वह इस बात में सर हिलाकर उन्हें गौर से सुनती है। जब मैं और वो किचन में काम कर रही थी तो मैंने बात शुरू की कि राबिया बीबी को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर वो हैरानगी से मेरी तरफ देखती कहती हैं कि कब राबिया बीबी ने खुदकुशी की। फिर उसने मुझे बताया कि जब वो ऊपर कपड़े डाल रही थी तो राबिया बीबी छत के कोने पर चढ़कर बैठ गई थी। कहती, मैंने कहा कि बीबी आप गिर जाएंगी, मगर वो नहीं मानी। फिर खुद ही थोड़ी देर बैठकर जब उठने लगी तो पाँव ऊपर रखने की जगह उन्होंने नीचे रख दिया और यूं वो छत से गिरकर फोत हो गई। मैंने उसकी बात सुनकर फिर सारी हवेली वालों को बताया था। बानो भी बात मुकम्मल करके उसे देखती हैं, जो उनकी बात खत्म होने पर सोच में पड़ जाती है। अगर बानो भी को सब पता है तो फिर दखान को क्यों नहीं बताया कि उसकी बहन ने खुदकुशी नहीं की थी? वो अपने दिमाग में आया सवाल पूछ लेती है।
एक बार बताया था बड़े साहब ने द खान साहब को, जिस पर वो इतना गुस्सा हुए कि सोच है, वो राबिया की मौत को हादसाती मौत समझने की बजाय अपने बाप को ही गलत कह रहे थे। इसीलिए फिर दादी ने कहा कि जब भी उससे बात करते हैं ये हमसे बदगुमान होने लगता है, तो इसीलिए अब कोई भी उसे ये नहीं कहेगा कि राबिया की मौत एक हादसा थी, बल्कि यही कहेंगे कि उसने खुदकुशी की थी। मानो भी सारी बात सोहा को बता देती हैं। ये तो गलत था ना द खान के साथ, सोहा फौरन कहती है। मगर ये लोग भी क्या करते, अब एक औलाद बची थी अनवर साहब के पास, अगर वो भी बदगुमान हो जाता तो वो क्या करते। मगर ये है कि राबिया की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। उसकी कोई डायरी साद ने पढ़ी थी, वो भी द खान साहब उसकी कोई डायरी साद ने पढ़ी थी, उसने भी द खान साहब को बताया था, मगर उस पर भी उन्होंने यकीन नहीं किया। द खान को डायरी पढ़ाई थी? नहीं, वो इस वक्त बाहर थे, तभी कॉल पर बात की थी और फिर सबने राबिया का जिक्र भी करना तर्क कर दिया था। अच्छा, अब मैंने तुझे सब बता दिया है, अब तू जा सो जा, सुबह मेहंदी है, बहुत काम होंगे। वो कहती हैं तो सोहास बात में सर हिलाकर खड़ी होती बाहर की तरफ जाती है। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी, जबकि किसी सहरी सोच में भी गुम होती है। पता नहीं क्यों इतनी इसमें इमला की गलतियां होती हैं, मतलब समझ नहीं आता मुझे, ये लिखने वाले ने ऐसा लिखा है या जो वेबसाइट पर इस स्टोरी को अपलोड करते हैं उनसे कोई मिस्टेक होती है, पता नहीं ये क्या चक्कर है। सोहा बानोबी के कमरे से निकलती अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी कि उसे द खान सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आता दिखाई देता है। द खान भी सोहा को देख चुका था, तभी उसे देखते हुए ऊपर आ रहा होता है और सोहा उसे आते देख नजरें नीचे करे अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। सोहा, छत पर आओ, तुमसे बात करनी है, द खान कहता ऊपर की तरफ बढ़ता है कि सोहा की आवाज पर मुड़कर उसे देखता है। यही कह दें जो बात है, मैं ऊपर नहीं आ रही, सोहा कहती है तो द खान माथे पर बल डाले उसका जायजा लेता है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तभी मुझे मेरे मुंह पर मना कर रही हो। द खान तंजिया मुस्कुराता है। नहीं, अभी तो दिमाग दुरुस्त हुआ है, खराब तो पहले था। सोहा भी उसकी मुस्कुराहट देखकर उस पर तंज करती है। तुम कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, आप बताएं क्या बात करनी थी आपने मुझसे। वो बात बदलते हुए कहती है। वो बात तो मैं भूल गया, द खान कहता मुस्कुराता है। ये बताओ कि तुम्हारा वो बीमारी वाला ख्वाब कब सच होगा? वो पैंट की जेबों में दोनों हाथ डाले थोड़ा झुककर कहता है और सोहा उसके सवाल पर दुख से उसे देखती है और सोचती है कि अगर मैं इसे अपनी बीमारी का बता भी दूं तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा संगदिल ही रहेगा। जो बीमारी मैंने ख्वाब में देखी थी, अगर वो सच में मुझे हो गई तो मुझे लगता है कि आपको इस वक्त भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोहा जख्मी सा मुस्कुराती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो फौरन हाँ में हाँ मिलाता है। तो फिर छोड़ें, क्या करेंगे जानकर, वो अपने आंसू पीकर मुस्कुराते हुए कहती अपने कमरे की तरफ जाती है और द खान जब तक उसे देखता है जब तक वो अपने कमरे में नहीं चली जाती। काश मुझे कोई फर्क ना पड़ता, द खान एक लंबी सांस लेकर कहता ऊपर की तरफ जाता है। सोहा अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करे वहीं बैठकर रोने लग जाती है। तुम्हारी वो बीमारी वाला ख्वाब कब सच होगा? द खान की बातें याद करके वो और रोती है और अपने सर पर लिया हुआ दुपट्टा उतारकर ऐसे जुदा करती है जैसे द खान ने नहीं, इस बेचारे ने ये अल्फाज कहे हों। बहुत जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी होगी द खान, बहुत जल्द, देखना बहुत रोएंगे आप, मुझे बुलाएंगे मगर मैं नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी। उसकी रोते रोते हिचकी बन जाती है और फिर वहीं दर्द दोबारा उसके सर में उठता है, मगर अब दर्द की शिद्दत ज्यादा थी। दर्द की वजह से मुंह से कराह निकली थी और फिर दर्द में मजीद शिद्दत आती गई और एक हाथ अपने सर पे रख के वो अपने पीछे की दीवार पर रखे सहारा लिए खड़ी होती बेड तक आती है और फिर वहां आकर धम से लेट जाती है। या अल्लाह, दर्द कम नहीं होता तो अल्लाह को याद करती उठकर बैठती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी नाक के पास कुछ गीला गीला सा है। नजर जब अपनी झोली में जाती है तो खौफ से उसकी आंखें फैल जाती हैं और फिर वो घबराते हुए अपनी नाक को छूकर देखती है तो हाथ पर हल्का सा खून नजर आता है, जिसे देखकर वो फौरन वॉशरूम में भागती है। वॉशरूम में आकर बेसन के सामने खड़ी होकर आईने में अपना जायजा लेती है, जहां नाक के एक सुराख से खून की एक लकीर होंठ तक आती हुई नीचे कतरे की शक्ल में टपक रही थी और वह जल्दी से नल खोले पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारती है और फिर दर्द के साथ खून भी आना बंद होता है तो नल बंद करे बेसन पर निढाल सी झुकती है। मैं बहुत करीब हूँ अपनी मंजिल के, बहुत ज्यादा। द खानदरानी हमेशा के लिए चली जाएगी सोहा तुमसे दूर, और फिर कभी नहीं आएगी। वो दर्द से हंसी चेहरा उठाकर आईने में देखकर कहती, हंसते हंसते रोने लगती है और फिर अपने आंसू साफ करे तौलिए से मुंह साफ करती बाहर आती है। हवेली में सूरज रोज की तरह अपने मामूल के मुताबिक निकलता है, मगर आज हवेली में अजीब ही अफरा तफरी थी। पूरी हवेली आज मेहमानों से भरी पड़ी थी। वही सोहा आज भी बानोबी के साथ कामों में लगी थी। दादी ने उसे कहा था कि तुम बच्चियों के साथ बैठकर एंजॉय करो, मगर उसने बानोबी को अकेले काम करता देख मना कर दिया था। अभी भी वो फूल से भरी हुई टोकरी उठाए ऊपर की तरफ जा रही थी कि किसी से टक्कर होते होते बची थी। जब वो अपनी टोकरी के पीछे से देखती है तो
सॉरी सोहा, मैं मोबाइल में इतना मगन था कि तुम्हें देख ही ना सका। वैसे ये कहाँ लेकर जा रही हो? लाओ मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। हालिम सोहा की टोकरी लेते हुए कहता है तो सोहा मुस्कुराकर उसे दे देती है। सोहा की हालिम से मुलाकात सुबह नाश्ता की टेबल पर हुई थी। वही दादी ने हालिम से उसका और उसका हालिम का उससे और उसको हालिम का बताया था। सोहा को तो पहले भी उसका पता था, मगर फिर भी सोहा को हालिम आदत का बहुत अच्छा लगा था। हमेशा मुस्कुराने वाला, और सबसे बड़ी बात, वो 4 घंटे में सोहा से इतना फ्रैंक हो गया था जिसे जैसे सोहा को बरसों से जानता हो। बानोबी ने बताया था उसे कि वो हर किसी के साथ ऐसा ही है, यहाँ तक कि बानोबी का भी बहुत ख्याल रखता है। आप तो आराम करने गए थे ना, तो इतनी जल्दी आराम कर भी लिया? सोहा उसके साथ चलते हुए पूछती है, जिस पर वो हमेशा की तरह मुस्कुरा के जवाब देता है, नहीं मुझे पसंद नहीं है ज्यादा आराम करना। तभी सोचा कि बाहर जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। हाँ ये तो अच्छी बात है, सोहा हंस के जवाब देती है, मगर सामने से दरवाजा खोले दखान अपने कमरे से निकलता है और सोहा को हालिम के साथ मुस्कुराता हुआ देख माथे पर बल ले आता है। क्या हो रहा है? दखान उनके सामने आकर मुस्कुराते हुए कहता है, जिस पर वो दोनों जो किसी बात पर हंस रहे थे दखान की आवाज पर चौंक कर उसे देखते हैं। कुछ नहीं, सोहा इतना भारी टोकरा उठाकर ला रही थी तो मैंने सोचा मैं मदद करवा देता हूँ। तुम बताओ, तुम क्या नाश्ता करके दोबारा सो गए थे? हालिम उसे फ्रेश सा देखकर कहता है, हालिम अपनी ये आदत छोड़ दो, कब तक नौकरों की मदद करोगे? अपनी लाइफ पर ध्यान दो। दखान एक नजर सोहा को देखकर कहता है, जिस पर सोहा गुस्से से मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। पहली बात, मेरी लाइफ की तुम फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा। और दूसरी बात, मुझे हालिम नहीं हालिम भाई कहकर पुकारो। हालिम मजाक में कहता है तो दखान उसकी बात सुनकर हंस देता है, जिस पर सोहा हालिम के हाथ से टोकरी लेकर एक नजर उसे देखती आगे की तरफ बढ़ती है तो दखान भी मुस्कुराता हुआ उसे देखता है। तुम बस मुझसे 2 साल बड़े हो, तो मैं तुम्हें क्यों बोलूं भाई, क्यों बोलूं? मैं तो नाम ही लूंगा तुम्हारा हालिम। दखान हालिम पर जोर देकर कहता है। दखान वो करे जिसका उसे कहा जाए, ऐसा कभी हो सकता है? खैर तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ, बल्कि तुम्हारे आगे तो मैं खुद भी छोटा लगता हूँ। हालिम कंधे उचका के बोलता है, अब ऐसा भी नहीं है। दखान उसे कहता अपने साथ लिए आगे की तरफ बढ़ता है। कश्यप बेटा जाओ रोहान को नाश्ता दे आओ, वो उठ गया है। आसिया किचन में आकर कश्यप से कहती है, आंटी उन्होंने कल मुझे अपने कमरे में नहीं आने दिया, और आपको लगता है वो मेरे हाथ का नाश्ता खाएंगे? कश्यप पराठा बनाते हुए कहती है, तुम जाओ तो वो खा लेगा, जाओ अब। आसिया उसे नाश्ते की ट्रे देते हुए कहती है तो वो मजबूरन आसिया को देखकर किचन से बाहर आ जाती है। कश्यप कमरे के बाहर खड़े होकर कुछ देर सोचती है और फिर अंदर कदम रखती है। अंदर आती है तो रोहान आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा होता है। उसे शीशे से देखकर हाथ कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, मगर फिर उसे इग्नोर करे शीशे में देखता है। रोहान ये नाश्ता कर लें, कश्यप उसे कहती है तो वो हाथ में घड़ी पहनता सोफे पर आता है और वहां बैठकर शूज पहनता है। रोहान नाश्ता ठंडा हो रहा है, पहले नाश्ता कर लें। कश्यप उसे कुछ ना बोलते देख दोबारा कहती है, मगर अब भी वो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अब अपना मोबाइल उठाकर बाहर की तरफ चला जाता है। अम्मी मुझे नाश्ता दे दें, देर हो रही है। कश्यप को बाहर से रोहान की आवाज़ सुनकर बहुत दुख होता है। वो नाश्ता देखकर सोचती है कि मैं भी तो नाश्ता ही लाई थी, मगर नहीं, अब तो रोहान को मेरे हाथ का कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मैं खुद गर्ज जो हूँ। वो यही सोचती बेड पर बैठ जाती है। उसका बाहर जाने का इरादा अब रोहान के बाहर जाने के बाद का था। क्या हुआ सोहा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बाहर क्यों नहीं आ रही? हालिम सोहा को किचन टेबल पर बैठा देखकर कहता है, जो तैयार होकर चुप सी टेबल के ऊपर उंगली से लकीरें डाल रही थी। कुछ नहीं, बस सबके पास गजरे हैं, मेरी बारी पर गजरे ही खत्म हो गए और मुझे गुस्से के साथ दुख भी हो रहा है। वो अपने खाली हाथ देखकर कहती है, जिस पर हालिम उसे देख के हंस देता है। तुम्हें गजरे पसंद हैं? जी बहुत ज्यादा, कौन लड़की होगी जिसे गजरे पसंद नहीं होंगे। अच्छा तुम उदास मत हो, कुछ करते हैं। वो कहता इधर उधर नजरें घुमाता है और सोहा बड़ी गौर से उसे देखती है कि ये देख क्या रहा है। आप क्या देख रहे हैं? हाँ हाँ मिल गया। हालिम कहता है, एक दीवार से गुलाब के फूल की लड़ी को खींचकर उतारता है, जिस पर सोहा का मुंह हैरत से खुल जाता है। ये क्या किया आपने? इतनी मुश्किल से मैंने लगाई थी ये। सोहा दुख से कहती है, एक तो बेचारी ने कुर्सी पर चढ़ चढ़ के लगाई थी और हालिम ने एक झटके में ही तोड़ दी। सॉरी यार, मगर ये सुबह तक सूख जाएगी तो अच्छा नहीं है, हम अभी इसको अपने काम में ले लें। हालिम कहता लड़ी टेबल पर रख के खुद कुर्सी खींचकर बैठता है और सोहा भी उसे देखकर कुर्सी पर बैठ के उसके काम को देखती है। सुई धागा होगा? हालिम उसे देखकर पूछता है, जिसमें वो सर को उस बात में हिलाकर उठ के कबर्ड खोलकर उसमें से सुई धागा निकाल के हालिम को देती दोबारा बैठती है। वो बड़ी गौर से उसके काम को देखती है, जो धागे को सुई में पिरोकर अब हर फूल को एहतियात से सुई के अंदर से गुजारता धागे के अंदर लटका देता है और सोहा उसका काम समझकर मुस्कुरा देती है। इस तरह वो सारे गुलाब को धागे में करे 2 हिस्सों में तकसीम करता है। सोहा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ये तुम्हें पहना दूं। वो दरअसल फिर मैं इसे तुम्हारे हाथ में तुम्हारी कलाई के लिहाज से बांध दूंगा।
हालिम उसे देख के कहता है तो सोहा मुस्कुराकर अपना हाथ आगे करती है और हालिम बहुत एहतियात से उसके हाथ को टच किए बगैर गुलाब की लड़ी को उसके हाथ पर बांध देता है। देखो कैसा लगा, वो बांध कर पूछता है। ये तो मार्केट वाले गजरे से भी अच्छा बना है और बहुत खूबसूरत भी है। वो अपने दोनों हाथ देखकर कहती है उसे वाकई बहुत पसंद आया था। तुम्हें पसंद आया? हाँ बहुत ज्यादा, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हम दोस्त हैं और दोस्त तो इतना कर ही सकते हैं। वो कहता खड़ा होता है तो सोहा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, अब तो तुम्हारा मसला भी हल हो गया। जी आप चले, मैं पानी पी कर आती हूँ, वो कहती है तो हालिम मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर निकल जाता है और उसके निकलते ही बानो भी उसके पास आती हैं। सोहा तूने दवाई ली? सोहा जो पानी पी रही होती है बानोबी की आवाज पर बुरा सा मुंह बनाती है। नहीं, जल्दी जा अभी ले दवाई वरना मैं। नहीं बानोबी, मैं अभी लेती हूँ जाकर, आप क्यों फिक्र करती हैं? सोहा जल्दी से उनकी बात काट कर कहती पानी एक ही सांस में खत्म करती किचन से बाहर जाती है और बानोबी बाहर आकर जब तक उसे देखती हैं जब तक कि वो अपने कमरे में नहीं चली जाती। इस लड़की को भी बच्चों की तरह रखना पड़ता है, बानोबी कहकर बाहर आ जाती हैं। तुम कहाँ थे हालिम? हालिम के आने पर दखान पूछता है। वो मैं अंदर गया था तो देखा सोहा किचन में मुंह बनाकर बैठी है। क्यों, उसे क्या हुआ? दखान उसके माथे पर बल डाले पूछता है। उसके पास गजरे नहीं थे तभी सैड थी, फिर मैंने उसे गजरे बनाकर दिए हैं तो खुश हो गई। हालिम मुस्कुराकर बताता है जिस पर दखान की आंखों में गुस्सा सा आ जाता है। अच्छा तुम इधर खड़े हो, मैं आता हूँ। अंकल की बात सुनकर हालिम कहता अनवर के पास जाता है जो उसे ही बुला रहे होते हैं और दखान अपनी मुठियां गुस्से से बंद करता अंदर की तरफ जाता है। सोहा कमरे में आकर बेदिली से दवाइयां उठाकर हर एक पत्ते में से गोली निकालती अपनी हथेली पर रखती है और फिर उसे देखती पानी का गिलास उठाकर बस पानी पी लेती है, जबकि गोलियां अब भी उसके हाथ में मौजूद थीं जिन्हें वो गौर से देख के डस्टबिन में फेंक देती है। और फिर हाथ झाड़कर जैसी मुड़ती है तो दुकान दरवाजे पर खड़ा गुस्से से उसे घूर रहा होता है, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाती है फिर खुद को संभाल कर उसे मुखातिब होती है। कुछ चाहिए था आपको? वो पूछती है तो दुकान अंदर आकर दरवाजा बंद करे उसे लॉक करता उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे देख सोहा खौफ से पीछे की तरफ कदम बढ़ाती है। दखान नीचे सारे मौजूद हैं, वो कहती है तो दखान हंस देता है। तो आप, वो कहती पीछे दीवार से जा लगती है और दखान उसके करीब आकर दोनों हाथ दीवार पर रखे उसके फरार के सारे रास्ते बंद कर देता है। क्यों, डर लग रहा है मुझसे? वो उसे देखकर कहता है जिस पर वो एक नजर उसे देख नजरें दोबारा झुका लेती है। मेरी तरफ देखो, वो गुस्से से कहता है तो सोहा डर के आंखें बंद कर लेती है। दुकान को वो आंखें बंद करी डरी सहमी सी बहुत प्यारी लगती है और ऊपर से वो तैयार भी हुई थी। उफ, वो मुस्कुराकर उसके करीब होता उस पर झुकने ही लगता है, मगर जब नजर उसके हाथ पर जाती है तो गुस्सा दोबारा उसकी आंखों में आ जाता है। वो तो भूल ही गया था कि वो किस काम से आया था यहाँ, मगर अब जब याद आता है तो उससे दूर होकर उसका हाथ सख्ती से पकड़ता है, जिस पर सोहा आंखें खोले पहले तो सुख का सांस लेती है मगर उसकी गिरफ्त अपनी कलाई पर मजबूत देख के अपना हाथ छुड़वाती है मगर नाकाम। तुम्हारा निकाह किससे हुआ है? वो उससे पूछता है। आपसे, अटक अटक के जवाब देती है। तुम्हारा शोहर कौन है? वो अब उसके हाथ को और सख्ती से पकड़ता है जिसकी वजह से उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। आप हैं? तो फिर तुम्हारे हाथ में हालिम के नाम के गजरे क्या कर रहे हैं? वो एक आईब्रो उठा के उसके थोड़ा करीब होकर पूछता है। वो हालिम ने भाई, हालिम भाई कहो, अगर तुम्हारे मुंह से हालिम नाम सुना तो तुम्हारी जुबान काट कर फेंक दूंगा, समझ आई? जब भी उसे पुकारोगी भाई कहकर। दखान उसके हाथ से गजरे उतारते हुए कहता है। दखान प्लीज मत, वो कहती है तो दखान गजरे उतारकर उसे जमीन पर फेंक कर अपने पाँव से मसल देता है। चलो नीचे चलते हैं, वो मुस्कुराते हुए कहता उसका हाथ पकड़ता है कि उसके हाथ की हथेली देखकर रुक जाता है। ये तुमने अपने हाथ पर मेरा नाम क्यों लिखा है? वो माथे पर बल डाले मेहंदी से लिखे अपने नाम की तरफ इशारा करता है जो सोहा ने कुछ देर पहले लिखा था। सोहा उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर एकदम गुस्से में आ जाती है। चलो वो चुप थी कि हालिम के गजरे पहनकर उसने गलत किया, मगर ये तो उसका ही नाम था ना, फिर वो क्यों गुस्सा कर रहा था? यही सोचते हुए वो अपने दोनों हाथों को मिलाकर मेहंदी से लगे नाम को खराब कर देती है। मेहंदी गीली होने की वजह से दोनों हाथों पर फैल जाती है और दखान उसका ये पागलपन देखकर हैरान रह जाता है। बस मिटा दिया, अब कभी नहीं लिखूंगी, वो कहती गुस्से से दरवाजा खोले बाहर निकल जाती है और दुकान अभी तक वैसे ही खड़ा रहता है। मैंने ये कब कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगा? इसे आखिर हुआ क्या है? कुछ देर पहले मुझसे डर रही थी और अब? दुकान हैरत से सोचता है अभी तो एक और झटका था जो दुकान दुरानी को मिलने वाला था। वो झटका क्या था ये तो कल ही पता चलेगा दुकान को। सोहा किचन में आकर अपने हाथ को नफरत से देखती है। अब नफरत की सारी सीढ़ियां मुकम्मल हुई होंगी, नफरत आए तुम्हारे नाम से भी, सोहा कहती अपना हाथ नल के सामने करती उसे धोती है। मेहंदी तो साफ हो जाती है मगर दखान का नाम गहरा था, लेकिन उसके ऊपर फैली हुई मेहंदी उसे बदनुमा बना रही थी और सोहा के लिए यही काफी था कि उसने अपना हाथ ज्यादा रंग गहरा होने से पहले ही धो लिया था। सोहा ये क्या कर रही है? बानो भी उसके पास आकर पूछती है जो रोते हुए अपना हाथ रगड़ रही होती है।
बानो भी, मैंने कुछ सोचा है। वो बानो भी की बात को इग्नोर करे अपने आंसू साफ करे कहती है, क्या सोचा है? मैं दखान के निकाह वाले दिन सबको बता दूंगी कि मैं दखान की बीवी हूँ, मगर मगर ये मैं दखान का निकाह होने के बाद बताऊंगी और फिर दखान से कहूंगी कि मुझे तलाक दे सबके सामने। वो बानो भी को मुस्कुराते हुए बताती है, मगर 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 मैं इन सबसे पहले दखान को राबिया की डायरी पढ़ाऊंगी, जब दखान निकाह के लिए तैयार हो रहा होगा तब। सोहा कहती बानो भी को देखती है जो हैरत से उसे देख रही होती हैं। सोहा, मुझे डर लग रहा है, कल क्या होगा हवेली में? बानो भी उसकी बातों से डरती भी हैं। बानो भी, कल हवेली का तो पता नहीं, मगर दखान को जरूर कुछ होगा। वो दांत पीस के दखान का तस्वुर करे सोचती है और बानो भी उसे बस देख कर रह जाती हैं। क्या सोहा कर सके कि दखान दुरानी को बर्बाद, या दखान ही सोहा को उड़ने से पहले दबोच लेगा? बानो भी सोहा को देखकर सोचती एक गहरी सांस लेती हैं। अब ना जाने कल क्या तूफान आने वाला था। सोहा, सारी तैयारियां हो गई हैं, मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे। अब एक काम कर, तू जाके तैयार हो जा, जब तक मैं ये सब देख लेती हूँ। बानो भी सोहा को किचन से बाहर लाते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है। वो मुख्तसर सा कहती अपने कमरे की जानिब बढ़ती है। आज ना जाने क्यों उसके दर्द सुबह से मुसलसल हो रहा था। कभी दर्द शिद्दत इख्तियार करता तो कभी नीम सा हो जाता। अभी भी उसके सर में पीछे की साइड में एक टीसी उठ रही थी, जिसे वो पीछे हाथ रखे कम करने की कोशिश कर रही थी, मगर बेसूद। वो कमरे में आती थोड़ी देर बाद बैठकर अपना सर पकड़ती है। या अल्लाह, बस आज कुछ ना हो। आज द खान को वो डायरी पढ़ा दूं और सबको हमारे निकाह का बता दूं। और वो कहती चुप होती है, जब तलाक मांगने लगो तब भले कुछ हो जाए। ये कहते हुए उसकी आंख से एक आंसू गिरता है, जिसे वो साफ करके उठकर अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम जाती है और जब वापस आती है तो व्हाइट फ्रॉक में, जिस पर कहीं कहीं छोटे छोटे मोतियों से काम हुआ होता है, और लंबा हमरंग शेफून का दुपट्टा, जिसे वो बेड पर रख के आईने के सामने आकर सबसे पहले अपना मेकअप करना शुरू करती है। और ये मेकअप जोहा ने दिया था। मेकअप जब होता है तो मुस्कुराते हुए खुद को देखकर बालों का जुड़ा बनाती है। अब डायरी को सही हाथों में देते हैं। वो फराक को थोड़ा ऊंचा करे झुककर बेड के नीचे से डायरी निकालती डायरी झाड़ती है, जिस पर हल्की सी मिट्टी पड़ गई थी। तुम बहुत काम की हो मेरे लिए, वो मुस्कुरा के कहती दुपट्टा अपने शानों पर डालकर बाहर द खान के कमरे की तरफ जाती है। सोहा द खान के कमरे का दरवाजा आराम से धकेलकर अंदर दाखिल होती है, जबकि डायरी अपने पीछे छुपाई हुई थी। अंदर दाखिल होती है तो कमरे में परफ्यूम और सिगरेट की मिली जुली महक नथनों में जाती है, जबकि सोफे के सामने टेबल पर एश ट्रे में सिगरेट की राख और बचे हुए सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। वो उन्हें देखकर कमरे में नजर घुमाती है तो दखान आईने के सामने खड़ा तैयार सा परफ्यूम अपने ऊपर छिड़क रहा होता है। दखान ने अभी नहीं देखा था उसे, तभी वो उसे गौर से देखकर मुस्कुरा रही थी, जो सफेद काटन की शलवार कमीज पर ब्राउन वेस्ट कोट पहने बुलाया का हसीन लग रहा था। वो मुस्कुराती हुई उसके पीछे आकर खड़ी होती है तो दखान का हाथ उसे देखकर परफ्यूम छिड़कते हुए रुक सा जाता है। अब नजारा ऐसा था कि आईने में दोनों का अक्स नजर आ रहा था। दोनों एक मुकम्मल जोड़ी लग रहे थे, एक खूबसूरत जोड़ी। अगर वो अरबी शहजादा था तो वो भी उसने मिस्र थी, ये कहना बुरा नहीं था। सौ को मुस्कुराता हुआ देख वो भी मुस्कुराता उसकी तरफ मुड़ता है। खैर तो है, आज बड़ी मेहनत की है खुद पर, वो उसका जायजा लेते हुए कहता है। जाहिर सी बात है, आज शोहर का निकाह है तो बीवी को तैयार तो होना चाहिए ना, वो भी मुस्कुराकर जवाब देती है। पहली बीवी है जो शोहर के निकाह में इतनी खुश है, बल्कि इतना तैयार भी हुई है। तुम्हें तो एक अवार्ड से नवाजना चाहिए, वो हंसते हुए कहता सोफे पर जाकर बैठता है। मुझे अवार्ड नहीं, कुछ और चाहिए, वो उसे सिगरेट उठाती देखकर कहती है, जिस पर नासमझी से वो उसे देखता है। क्या? जब से हमारा निकाह हुआ है आपने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी, मगर आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। चलो, आज वैसे ही मैं बहुत खुश हूँ, क्या मांगती हो बोलो। उसकी बात सुनकर वो सिगरेट को होठों से जुदा करके हंसता है। आज आप इस डायरी को पढ़ेंगे और प्लीज कोई भी बहस किए बगैर। वो जैसे ही डायरी आगे करती है तो दुकान के माथे पर फौरन बल आ जाते हैं। ये राबिया की डायरी तुम्हारे पास क्या कर रही है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस डायरी को हाथ लगाने की? दुकान एकदम ही गुस्से में आ जाता है। मैंने कहा आज आप मेरी बात मानेंगे बगैर कोई बहस किए। आज आप ये डायरी पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। ये छोड़ दें कि डायरी मेरे पास कैसे आई। सोहा भी सख्त लहजे में कहती है, इधर दो ये डायरी और निकलो मेरे कमरे से, मैं नहीं पढ़ रहा इसे, जाओ। दखान उसे डायरी छीनकर कहता है, दखान आज आपको इसे पढ़ना होगा, आपको राबिया की कसम, आज आपको जानना होगा कि क्या सच है और क्या झूठ। सोहा भी गुस्से से कहती है तो दखान पहले उसे और फिर सोहा को देखता है। मैं जा रही हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मेरी ये बात मान लीजिएगा। सोहा कहती बाहर की तरफ जाती है और दखान डायरी को देखकर सोफे पर बैठता है। सोहा तो इंतहा की कोई बेवकूफ लड़की है। सोहा बानोबी के साथ खड़ी सब मेहमानों का मुस्कुराकर इस्तकबाल कर रही थी जब बानोबी कहती हैं, क्यों बानोबी, मैंने क्या किया? तुझे चाहिए था कल बारात वाले दिन सबके सामने बताती कि दखान साहब तेरे शोहर हैं, निकाह के बाद बताने का क्या फायदा। वो इसीलिए टेबल पर बैठकर कहती हैं,
बानो बी, अभी मैं दखान को राबिया की डायरी देकर आई हूँ और मुझे यकीन है वो ज़रूर पढ़ेगा। अब आप खुद बताएं, जब दखान को सारी सच्चाई पता चलेगी तो क्या वो निकाह कर सकेगा? क्या उसके अंदर सबके सामने बैठने की हिम्मत होगी? यकीनन नहीं होगी। वो बानो बी को अपने दिल की बात बताती है, मगर बानो बी के साथ ये बात उनके पीछे से गुजरता आहद भी सुन लेता है। वो सुनते ही दखान के कमरे की जानिब जाता है। सोहा, मुझे आज तुझसे बहुत डर लग रहा है। तू पहले वाली सोहा बन जाना दोबारा। बानो भी उसे देखकर कहती हैं, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं होती। नहीं बानो भी, पुरानी सोहा तो उसी दिन लाहौर में दखान के घर के स्टोर में ही मर गई थी। ये जो है ये कोई और है, और अब पुरानी सोहा कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। सोहा कहती खड़ी होकर जोहा की तरफ जाती है, जो दुल्हन बने बैठी थी, जबकि जमीश को दखान के आने के बाद लाना था। मगर खैर, मुझे मेरी मोहब्बत दोबारा मिल रही है। बाबा ने मेरा रिश्ता हालिम से तय कर दिया है। मैं घर वालों के सामने तो मना कर रही हूँ कि मुझे रोहान से ही करनी है, ताकि वो भी समझें कि हाँ, वाकई बच्ची रोहान से मोहब्बत करती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। परसों मैं हालिम के निकाह में आ जाऊंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब कशफ से क्या बदला लूँ? हालिम तो अब मेरा होने जा रहा है ना। अब मुझे शिद्दत से इंतजार है जुमे का। दखान आखिरी अल्फाज पढ़कर सुन रह जाता है, जबकि अब उसके हाथ भी कांप रहे थे। वो जल्दी से डायरी बंद करके उसे सामने टेबल पर फेंक कर होंठों को दांतों से काटता है, जबकि उसका अब यहाँ बैठना मुश्किल हो गया था। आज इतना बड़ा सच जो सामने आ गया था। वो जल्दी से सिगरेट उठाकर उसे जलाता होंठों से लगाता है, जबकि माथे पर आई पसीने को भी साफ करता है। सिगरेट को होंठों से लगाता हुआ भी उसका हाथ कांप रहा था। तभी आहत दरवाजा खोले अंदर दाखिल होता है। आहत जब अंदर आता है तो उसकी नज़र टेबल पर पड़ी डायरी और दुकान के धुआं होते चेहरे पर जाती है, तो उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ जाती है। तो फाइनली आज दुकान दुरानी को सच पता चल ही गया। कैसा लग रहा है? कभी हमारे मुंह से सुनी हुई बातों को पढ़कर वो भी राबिया की लिखाई में पढ़कर। आहत उसके सामने बैठकर कहता है, जो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं होता। आहत, ये सच है दखान, वो सच जो तू कभी सुनना नहीं चाहता था। ये वो सच है जो कभी हम तुझे कुत्तों की तरह बताते थे। ये वो सच है जिसे तूने हर बार झूठ कहा। आहत सख्त लहजे में कहता है, अगर ये सच है तो फिर राबिया मरने से पहले रोहान का नाम क्यों ले रही थी? क्यों वो रोहान को बुला रही थी? दखान सिगरेट को फेंककर उससे पूछता है। वो रोहान को नहीं बुला रही थी, वो तुझे मना कर रही थी जब तू उसे कह रहा था कि मैं तुझे रोहान ला कर दूंगा। हाँ, वो कह रही थी रोहान, मगर वो नफी में सर भी हिला रही थी। आहत कहता उसका चेहरा देखता है। दखान, तूने कभी सच सुना ही नहीं, तो बताओ ना मुझे, क्या सच है? मैं अब सुनना चाहता हूँ। अगर नहीं सुना तो मुझे कुछ हो जाएगा। तू बता मुझे, क्या सच है? दखान उसकी तरफ मुंह किए घबराते हुए कहता तो आहत बताना शुरू करता है। डायरी का तो तूने पढ़ लिया, अब ये सुन। जब हम लाहौर से वापस आ रहे थे तो राबिया उस वक्त छत से गिरी थी, और हमारे आने से पहले ही ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जा चुके थे। तब अदनान ने राबिया को कहते सुना था कि मुझे रोहान नहीं, हालिम ला दो। वो जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच गई, उसके जुबान पर ये दो नाम थे, रोहान नहीं, हालिम। अदनान के साथ साथ बैठा था। एम्बुलेंस में उसने भी ये अल्फाज सुने, मगर वो उसे चुप करवा रहे थे कि अगर ताया अबू या मेरे बाबा ने सुन लिया तो क्या होगा। आहत कहकर चुप होता है तो दुकान दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है। वो तुझे कहना चाह रही थी कि रोहान नहीं, हालिम, मगर जब हम पहुंचे तो उस वक्त बहुत देर हो गई थी। उस वक्त उसके मुंह से रोहान के अलावा कुछ अल्फाज अदा ही नहीं हो रहे थे। कुछ महीनों तक तो मैं भी रोहान से नफरत करता रहा, मगर जब इस मुलाजमा ने बताया तो अदनान और आहत ने भी बता दिया। तब हमने राबिया की डायरी पढ़ी थी। हमने तुझे भी बताना चाहा, मगर तूने कुछ नहीं सुना। मैंने सोहा के साथ बहुत गलत किया, वो अटक अटक कर कहता है। हाँ, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि अब सोहा तुझे कभी माफ नहीं करेगी। आहत कहता है तो वो खड़ा हो जाता है। तू जा और कह दे सबको कि दखान निकाह नहीं करेगा। मैं थोड़ी देर में सबको सच बता दूंगा। वो अपनी वेस्टकोट उतार कर बेड पर फेंकता है। कमरे में एसी चलने के बावजूद उसके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे थे। तेरा दिमाग खराब है? वहाँ जमीश दुल्हन बनकर बैठी है और तू मना कर रहा है। अभी चल मेरे साथ, मौलवी साहब भी आ गए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। आहत उसका हाथ पकड़ कर ले जाता है। नहीं, छोड़ मुझे, मैं नहीं करूंगा। मेरी बीवी बस सोहा है, तू कह दे जाकर। दखान कहता है तो आहत हंस देता है। वो बीवी अब तेरे साथ नहीं रहेगी। बहुत जल्द वो तुझसे अलग होने का सोच रही है, तो बेहतर यही है कि चल मेरे साथ। आहत कहता जबरदस्ती उसे बाहर लेकर जाता है, और दखान तो उसकी बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाता।
माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं चारों। दादी अहद, जोहा, जमीश और दखान को देखकर कहती हैं, जिस पर तीनों मुस्कुराते हैं सिवाय दखान के, जिसकी नज़र सोहा को ढूंढ रही होती है मगर फिर वो इसे एक जगह नजर आती है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। दखान को समझ नहीं आ रहा था कि वो मुस्कुरा क्यों रही है, क्या उसकी बेबसी पर या फिर वो इस पर तंजिया मुस्कुरा रही है कि सच पता चलने के बावजूद मैं निकाह कर रहा हूँ। मगर नहीं, उसकी आंख में आंसू हैं। हाँ, सोहा की आंख में आंसू हैं। दखान उसकी आंख में आंसू देख लेता है। दखान उसे देखता रहता है मुसलसल। सोहा दोनों हाथ सीने पर बांधे दखान को देख रही थी। वो मुस्कुरा रही थी मगर ना जाने क्यों उसकी आंख में आंसू आ गए थे। उसे खुद नहीं पता था कि क्यों। वो अभी यही सोच रही थी कि उसके सर में दर्द उठता है। वो ही जानलेवा दर्द मगर अब ज्यादा था, सुबह से भी ज्यादा, ऐसा जो आज पहली बार था। दर्द की शिद्दत का अंदाजा चेहरे से भी लग रहा था। दखान दौरानी, आपका निकाह जमीश बिनते अबरार से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब कहते हैं मगर वो तो उन्हें सुन ही नहीं रहा था। वो तो सोहा को देख रहा था, आईब्रोज केड़ के उसे देख रहा था कि उसे क्या हो रहा है, वो ऐसे क्यों सर को पकड़ रही है। मगर फिर सोहा के नाक से खून आता देखकर वो हैरान रह जाता है। सोहा जल्दी से अपने दुपट्टे से खून साफ करने की कोशिश करती है मगर दर्द के साथ आज तो खून भी नहीं रुक रहा था। यही देखते वो आखिरी नजर दखान पर डालती है और फिर एकदम आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। दखान, जवाब दे बेटा, दादी कहती हैं और दखान सोहा को गिरता देख फौरन उसकी तरफ भागता है, जिस पर सब हैरानी से उसे देखते हैं कि उसे क्या हुआ। मगर फिर जब सोहा पर जाती है नजर तो सब उठकर उसकी तरफ जाते हैं। सोहा, सोहा, सोहा क्या हुआ है? सोहा आंखें खोलो। सोहा। दखान उसके पास बैठकर उसका चेहरा थपथपाता है मगर सोहा तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो उसकी नाक से खून आता देख उसके होंठों से खून साफ करता है। दखान, ये क्या कर रहे हो? उठो। आंटी आप देखें इसे। हालिम दखान को यूं करता देख रुखसाना को कहता है, कोई हाथ नहीं लगाएगा उसे, पीछे हो जाओ। दखान गुस्से से कहता है तो अनवर के माथे पर बल आ जाते हैं। कौन है ये तुम्हारी जो तुम इतना कर रहे हो? बीवी है मेरी और कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। ये अल्फाज थे या किसी ने सूर फूंकी थी कि सब अपनी जगह सुन होकर रह गए थे। अहद, गाड़ी निकालो जल्दी, देखो इसके कितना खून आ रहा है। दखान सोहा को बाहों में उठाकर अहद से कहता है, जिस पर अहद सबको ऐसे हैरान छोड़कर दखान के पीछे जाता है। सोहा, आंखें खोलो, देखो मुझे। दखान उसका सर अपनी गोद में रखे मुसलसल कहता है तो सोहा थोड़ी सी आंखें खोले उसे देखती है। हाँ, बस आंखें बंद मत करना, मुझे देखो, मैं दखान, सिर्फ तुम्हारा दखान। सोहा प्लीज आंखें बंद मत करना। दखान किसी बच्चे की तरह सोहा की मिन्नत करता है, जिस पर सोहा उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपने गाल से हटाती है और अहद उसकी बात सुनकर तंजिया हंसता है। उसकी हालत के जिम्मेदार भी तुम ही हो दखान, ये जिस हाल में है ना, तुम हो जिसने इसे इस हाल में पहुंचाया है। आहत गुस्से से कहता है मगर दखान कुछ नहीं कहता। वो अब भी सोहा की मिन्नत कर रहा था कि वो आंखें बंद ना करे। डॉक्टर, डॉक्टर। दखान सोहा को उठाए हॉस्पिटल में आते ही एक वार्ड के बेड पर लेटाता डॉक्टर को आवाज़ें लगाने लगता है। तभी एक डॉक्टर अपने रूम से निकल कर आता है। ओह माय गॉड, नर्स देखें इन्हें, आप फिक्र ना करें, हम देखते हैं, आप बाहर जाएं। डॉक्टर दखान को बाहर की तरफ भेजकर कहते हैं, डॉक्टर प्लीज इसे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज इसे बचा लें। दखान हाथ जोड़कर डॉक्टर से कहता है और अहद उसे देखकर हैरान रह जाता है कि दखान हाथ जोड़ रहा है। जी हम देखते हैं इन्हें हुआ क्या है, आप फिक्र न करें, डॉक्टर कहकर दखान को बाहर निकाल देते हैं और दखान मरे कदमों से चलता सामने बेंच पर बैठ जाता है। उसका सफेद कॉटन का सूट अब सोहा के खून से रंग गया था, जबकि आंखें लाल और बाल अजीब तरह से बिखरे हुए थे। क्यों फिक्र कर रहा है इसकी? तू तो यही चाहता था कि वो तकलीफ में हो, उसे तकलीफ हो तो क्यों कर रहा है उसकी फिक्र? तुझे तो खुशी मनानी चाहिए कि तेरा बदला पूरा हुआ। अहद उसे यूं बैठा देख कहता है मगर वो कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता है। वो अपना दामन देखता है जहां सोहा का खून था। उसे क्या हुआ था, क्यों इतना खून उसकी नाक से निकल रहा था? वो यही सोच रहा था कि तभी डॉक्टर आते हैं, जिन्हें देखकर वो फौरन डॉक्टर के पास जाता है। क्या हुआ है इसे? वो ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, मेडिसिन ना लेने की वजह से वो बढ़ गया है। डॉक्टर कहते हैं तो दखान के साथ अहद भी हैरान रह जाता है और उसके पीछे आते हालिम, दादी, जोहा, अनवर और रुखसाना भी। अब आपको उनके इलाज के लिए लाहौर लेकर जाना होगा, यहाँ नहीं है उसका इलाज। मैं लेकर जाऊंगा, अभी लेकर जाऊंगा, मगर बस इतना बता दो कि ये ठीक हो जाएगी ना? दखान कहता है तो डॉक्टर उसे गौर से देखते हैं। जी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर बच जाते हैं। और नहीं नहीं, ये ठीक हो जाएगी, मैं उसे अभी लेकर जाऊंगा। दखान उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही काट देता है। अभी हमने उन्हें दर्द का इंजेक्शन लगाया है, 1 घंटे बाद आप लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर उसे कहते हैं तो बस बाद में सर हिलाता सोहा के रूम में जाता है। वो रूम में आता है तो सोहा इंजेक्शन के जेरे असर सो रही थी, मगर उसकी वाइट फ्रॉक अब खून से रंगी हुई थी। दखान दरवाज़ा बंद करे उसके सामने कुर्सी करके बैठता है और उसके पीछे बाकी सब भी अंदर आते हैं। सोहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे जो सज़ा देना चाहो दो, मगर एक बार ठीक हो जाओ
प्लीज़ एक बार आंखें खोल कर देखो, तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर होगी, बस एक बार ठीक हो जाओ। द खान उसके हाथ को दोनों हाथों से पकड़े उस पर अपना माथा रखकर रोते हुए कहता है, जिसे देख पीछे खड़े वजूद हैरान से उसे देखते हैं कि द खान रो रहा है। वो द खान जो किसी पर रहम नहीं खाता था, मगर वो सोहा के लिए रो रहा है। आहत भी उसे देखकर आकर उसे चुप करवाता है। द खान, ठीक हो जाएगी वो, तू रो मत। आहत उसके कंधे पर हाथ रखे कहता है, आहत तू गाड़ी का इंतजार कर, तू गाड़ी का इंतजाम कर, हम उसे लेकर जाएंगे। बल्कि मैं कहता हूँ, मैं उसे बाहर ले जाता हूँ, वहाँ उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा। द खान आंसू साफ करे कहता है, अगर बाहर जाने का हुआ तो हम उसे वहाँ भी ले जाएंगे, मगर अभी यहाँ इलाज तो बेहतर नहीं है, हम यहीं करवा लें। आहत कहता है तो वो सोहा को देखकर इस बात में सर हिलाता है। ये कौन है आपकी? डॉक्टर सोहा का चेक करते हुए पूछते हैं। वो लोग अभी लाहौर पहुंचे थे सोहा को लेकर। बीवी है मेरी। इनका ऑपरेशन करना होगा, दवाइयों से तो कुछ असर नहीं होगा। डॉक्टर कान से आला हटाकर कहते हैं, तो शुरू करें ना, आप पैसों की फिक्र ना करें, जितने चाहिए मैं दूंगा। द खान फौरन कहता है तो डॉक्टर इस बात में सर हिलाते हैं। ओके, आप बाहर जाएं, हम इनको चेक करके ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। डॉक्टर कहते हैं तो द खान एक नज़र देखकर बाहर आता है। तूने रोहान को बताया सोहा का? आहत बाहर आकर पूछता है। किस मुंह से उसके सामने जाऊं? वो निढाल सा बैठकर कहता है, अच्छा फिर मुझे उसका नंबर दे, मैं बता देता हूँ, उसकी बहन है, उसे पता होना चाहिए। आहत अपना हाथ आगे करता है तो दुकान जेब से मोबाइल निकाल कर उसे देता है, मगर फिर अंदर से सोहा की आवाज़ सुनकर आहत को देखता है। ये सोहा की आवाज़ है ना? हाँ, चल देखते हैं। आहत कहता है तो दुकान फौरन खड़े होकर अंदर जाता है, मगर अंदर का तो नज़ारा ही अलग होता है। दो नर्सों ने सोहा को पकड़ रखा था और डॉक्टर इंजेक्शन भर रहे थे, जबकि सोहा मुसलसल खुद को छुड़वाती हुई चीख रही होती है। छोड़ो, मुझे क्यों लाए हो यहाँ? मैंने कहा छोड़ो, मुझे नहीं करवाना कोई इलाज, छोड़ो। सोहा के अल्फाज सुनकर दुकान आगे आता है। सोहा, क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? देखो अभी तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे नहीं होना ठीक, मुझे पता है मैं ठीक होंगी तो तुम फिर मुझे अजियत दोगे, फिर मुझे रुलाओगे, मुझे नहीं जीना, मुझे मरने दो। सोहा द खान को देखकर और गुस्से में कहती है। नर्स से अपने आप को छुड़वा लेती है और फिर अपने हाथ में लगी हुई ड्रिप को अपने हाथ से खींचकर उतारती है। सोहा, ये क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? द खान फौरन उसका हाथ पकड़ के खून रोकता है जो ड्रिप खींचने की वजह से निकला था। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, नहीं जीना, मुझे नहीं रहना अब। जब मरने लगी हूँ तो सुकून से मरने दो मुझे। द खान, छोड़ो मुझे, सोहा कहती है, मगर द खान उसका हाथ नहीं छोड़ता और बाकी सब बस उन दोनों को देख रहे होते हैं। अगर आप कहें तो मैं इन्हें नींद का इंजेक्शन लगा देता हूँ, डॉक्टर द खान से कहते हैं। नहीं, मुझे हाथ भी मत लगाना। द खान, इन्हें मना करो, मुझे मत लगाए इंजेक्शन। सोहा द खान से कहती है तो द खान डॉक्टर को आंखों के इशारे से कुछ कहता है, जिसे वो समझकर इस बात में सर हिलाते हैं। सोहा, मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारा इलाज हो जाएगा। अगर तुम इस वजह से दर्द हो रही है कि तुम्हें तकलीफ होगी, तो मैं कहता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतनी सी भी तकलीफ नहीं होगी, तुम ठीक हो जाओगी। द खान उसके पास बैठकर प्यार से समझाता है, जिसे सुनकर सोहा रोने लग जाती है। मुझे ऑपरेशन से डर नहीं लग रहा द खान, मुझे तुमसे लग रहा है डर। मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं बच गई तो तुम फिर मुझे अजियत दोगे। मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है तकलीफ सहने की। वो कहती अपने आंसू साफ करती है। मुझे मरने दो, मेरा इलाज मत करवाओ। देखो मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा ना, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जीना, मैं थक गई हूँ द खान। सोहा रोते हुए कहती है तो द खान की भी आंख में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो साफ करके डॉक्टर को इशारा करता है और डॉक्टर इशारा मिलते ही सोहा के बाजू पर इंजेक्शन लगा देते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। सोहा को जब अपने बाजू पर कुछ चुभता है तो खान से फौरन हाथ छुड़वाती है, मगर शुक्र के इंजेक्शन लग चुका था। सोहा, तुम्हें ठीक होना है, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा लूंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें अब अजियत नहीं दूंगा। द खान उसकी आंखें बंद होती है, आराम से उसे लिटाकर कहता, उसके माथे पर बोसा देता है। अब जब तक इनका ऑपरेशन नहीं हो जाता हमें इन्हें नींद में ही रखना होगा, वरना हमें डर है कि ये अपने आप को कुछ कर ना लें। डॉक्टर कहते हैं तो द खान इस बात में सर हिलाता सोहा को देखता है, जो अब मुकम्मल तौर पर नींद में जा चुकी होती है। द खान कब से बेंच पर सर झुकाकर बैठा था, कभी उठकर सोहा को बाहर से ही देख लेता तो कभी दरवाजा खोले झांक कर दोबारा बेंच पर आकर बैठ जाता। आहत कब से उसके सामने बैठा उसकी हर एक हरकत को देख रहा था कि कैसे वो परेशान हो रहा है, कैसे उसके लिए फिक्रमंद है। सोहा की बीमारी की टेंशन में उसने रात से कुछ नहीं खाया था। अब तो सुबह के 4 बज रहे थे, ना उसे नींद आ रही थी ना उसे भूख लग रही थी। उसे बस फिक्र थी तो सोहा की, यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। ये वो द खान तो नहीं लग रहा था जिसके कपड़ों पर एक छोटा सा चाय का धब्बा भी लग जाता तो पूरी हवेली सर पर उठा लेता था कि आखिर इसके कपड़ों पर धब्बा कैसे लगा। मगर अब यही द खान सोहा के खून से रंगे कपड़ों में आराम से बैठा है। उसे ना गुस्सा आ रहा है ना उलझन हो रही है, मगर अब क्या फायदा।
पहले तुम अजियत दो फिर माफी की उम्मीद लगाकर बैठ जाओ, ये कहाँ का असूल है। अहद उसे देखकर सोचता है उसे दखान पर गुस्सा तो बहुत था मगर अब उस पर तरस भी आ रहा था उसकी हालत देखकर। दखान दोबारा खड़ा होकर सोहा के रूम के दरवाजे के पास जाकर खड़ा होता है और फिर बस एक बार ठीक हो जाओ, फिर कभी नहीं सताऊंगा, कभी गुस्सा नहीं करूंगा, जो सजा देनी हो दे देना, लेकिन एक बार ठीक हो जाओ प्लीज। दखान उसे दरवाजे पर लगे गोल शीशे में से देखकर नम आंखों से कहता है, दखान बैठ जाओ, अभी वो सो रही है। आहत कहता है तो वो उस बात में सर हिलाकर बैठ जाता है। सोहा नाम की पेशेंट इधर आई है। आहत के कानों में सोहा का नाम आता है तो वो गर्दन मोड़कर रिसेप्शन की तरफ देखता है, जहां एक तकरीबन 30 साल लड़का और उसके साथ एक 55 साल शख्स खड़े फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। वो शख्स तो गफ्फार थे। हाँ, वो गफ्फार ही थे। आहत ने उन्हें पहचान लिया था और जो लड़का उनके साथ था यकीनन वो रोहान था। आहद उन्हें ही देख रहा था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की अब आहद और दखान की तरफ इशारा कर रही थी, जिसे देख रोहान और गफ्फार भी उन्हें देखते हैं और रोहान दखान को देखकर ही गुस्से में आगे बढ़ता है। क्या किया है मेरी बहन के साथ तूने? बोल, तेरा बदला पूरा हो गया या अभी रहता है? रोहान आते ही दखान को गिरेबान से पकड़कर उठाता मारना शुरू करता है, जबकि दखान आगे से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करता। वो उसे मार खाता रहता है। आहद ही लड़ाई बढ़ती देखकर उठकर रोहान को पीछे करता है। क्या हो गया है आपको? ये अस्पताल है, पेशेंट का ही ख्याल कर ले। एक नर्स आगे आकर कहती है। माजरत, गफार कहते हैं तो नर्स गुस्से से रोहान को देखकर आगे निकल जाती है। इसकी वजह से मेरी बहन इस हाल में है। जो हुआ इसने किया है। ये चाहता था कि जैसे राबिया मरी है वैसे वो भी मर जाए। लो, हो गई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी, या अभी भी अजियत रहती है? रोहान का बस नहीं चल रहा था कि दखान को जिंदा गाड़ दे, जबकि दखान अपनी नाक से हल्का सा खून जो रोहान के मारने से आया था उसे साफ करके बेंच पर बैठता है। रोहान, मेरी बात सुनो, वो ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो, बैठ जाओ। सोहा कहाँ है? रोहान उसकी बात इग्नोर करे कहता है, जिस पर आहत सामने कमरे की तरफ इशारा करता है और रोहान इशारा मिलते ही गुस्सीली नजर दखान पर डालकर रूम में जाता है तो गफ्फार भी उसके पीछे जाते हैं। दखान, तू ठीक है? आहत दखान को अपनी नाक के पास से खून साफ करते देखकर कहता है, जिस पर वह उस बात में सर हिलाता है। दादी, ताया, अबू, ताई, अम्मी आ रहे हैं, शायद और कोई भी आ रहा है। आहत बताता है तो वो चुप ही रहता है। दखान, तू घर जाकर कपड़े चेंज करके आ जा, जब तक मैं इधर हूँ। आहत उसे देखकर कहता है, नहीं, मैं इसी में ठीक हूँ। वह नफी में सर हिलाकर कहता है, तुझे उलझन नहीं हो रही? आहद उसके कपड़ों को देखकर कहता है, जिस पर दखान जख्मी सा हंस देता है। नहीं, सोहा का खून मेरे कपड़ों पर लगा है तो लगता है वो मेरे बहुत करीब है। मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ, मुझे सुकून मिल रहा है इसमें। दखान, मैं अभी रोहान और गफ्फार अंकल से भी माफी मांग लूंगा, मैंने उनका भी तो दिल दुखाया है ना। दखान कहता है तो आहद इस बात में सर हिलाता है। डॉक्टर, क्या हुआ है? ऑपरेशन नहीं कर रहे सोहा का? दखान डॉक्टर को बाहर जाते देखकर कहता है। नहीं, अभी उनके लिए डॉक्टर इस्लामाबाद से आ रही हैं, वो बस पहुंचने वाली होंगी। तुम लोगों का तो दिमाग खराब है। कल रात से हम यहाँ बैठे हैं, अब रात होने वाली है। कल तुमने कहा सुबह होगा, सुबह कहा शाम में, और अब कह रहे हो कि डॉक्टर नहीं आई। दखान को उसकी बात से एकदम ही गुस्सा आ जाता है। सर, वो बड़ी डॉक्टर हैं, वो बताती होंगी, आप प्लीज गुस्सा ना करें। डॉक्टर आराम से कहते वहां से चले जाते हैं, जिस पर दखान उसे गुस्से से देखता है। सोहा के रूम के बाहर सारे ही थे। दादी बेंच पर बैठी थी। अनवर, रुखसाना, आमना, जोहा, गफार, आसिया भी उन्हीं के साथ बेंच पर बैठे थे। हालिम, अहद, रोहान अलग अलग दीवार से टेक लगाकर खड़े थे और दखान उनके बीच में टेंशन से टहल रहा था और रोहान बार बार उसे गुस्से से घूर रहा था। मुझे तो अभी तक दुख हो रहा है कि मेरी हवेली की बड़ी बहू अपनी ही हवेली में नौकरानी बनकर रह रही थी। दखान, मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, तूने बहुत बुरा किया उसके साथ। दादी रोते हुए दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ करती कहती हैं, आप भी किसे कह रही हैं, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सब भी मिलकर उसे गालियां देना तब भी ये ढीठ ही रहेगा, ये कभी नहीं सुधर सकता। रोहान को भी बोलने का मौका चाहिए था। दखान अब भी कुछ नहीं कहता। वो अब चुप करके थोड़ी दूर सबसे अलग बेंच पर जाकर बैठ जाता है। दखान, कौन है आप में से? एक नर्स सोहा के रूम से बाहर आकर कहती है, जैसे सुनकर दखान फौरन खड़ा होकर उनके पास जाता है। मैं दखान हूँ, आपको पेशेंट बुला रही हैं। नर्स कहती अंदर चली जाती है और दखान एक नज़र सबको देखकर अंदर जाता है। दखान अंदर आता है तो सोहा पीछे तकिए से टेक लगाकर बैठी अपने हाथ को देख रही होती है, मगर दरवाजे की आवाज़ पर दखान की तरफ देखती है। दखान आराम से चलता हुआ उसके सामने कुर्सी पर बैठता है और सोहा दखान के कपड़ों को गौर से देखती है, जिसका सफ़ेद कुर्ता हल्का लाल हो रहा होता है। अब कैसी तबीयत है? दखान हल्का सा मुस्कुराकर पूछता है। ठीक नहीं है। हो जाएगी, अभी डॉक्टर आने वाली हैं, तुम्हारा ऑपरेशन होगा तो फिर तुम ठीक हो जाओगी। दखान उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़ के कहता है। दखान, अभी जो नर्स थी ना, वो मुझे कह रही थी कि तुम जब तक खुद नहीं चाहोगी कभी ठीक नहीं होगी। वो कहती है तो दखान नासमझी से उसे देखता है। मतलब? तो मैं नहीं चाहती कि मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक नहीं होंगी ना। मेरा ऑपरेशन मत करवाओ, मैं नहीं चाहती, मैं ठीक हूँ।
सोहा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें ठीक होना है और तुम्हारा ऑपरेशन ज़रूर होगा। दखान उसकी बात सुनकर तड़प कर बोलता है, ठीक है, करवा दो ऑपरेशन। अच्छा है, जो कुछ दिनों बाद मरना है, आज ही मर जाऊंगी। वो उससे अपना हाथ छुड़वाकर बोलती है, उसने बस ठान ली थी कि उसे अब नहीं जीना। सोहा, क्यों कर रही हो ऐसा? दखान तड़प कर कहता है, क्यों? तकलीफ हो रही है? दखान दौरानी को तकलीफ हो रही है? मुझे भी होती थी, मुझे भी ऐसे ही तकलीफ होती थी जब तुम मुझे नज़रअंदाज करते थे, अपनी बहन का बदला मुझसे लेते थे। मुझे भी ऐसे ही तकलीफ होती थी जब मैं चाहती थी कि दखान भी मुझसे मेरी तरह मोहब्बत करे, मगर तुम मोहब्बत के बदले नफरत देते थे। तो मुझे बिल्कुल ऐसी ही तकलीफ होती थी, बल्कि इससे भी ज्यादा। सोहा रोते हुए गुस्से से उसे कहती है, सोहा, तरस ही खा लो मुझ पर। दखान नम आंखों से कहता है, तुमने खाया था तरस मुझ पर जो मैं खाऊं? मैं भी ऐसे ही आती थी ना तुम्हारे पास। तुम क्यों भूल रहे हो कि तुमने मुझे कितना तंग किया है, कितना रुलाया है? मुझे बारिश वाली रात भूल गए क्या? और वो छिपकली, वो याद नहीं? नौकरानी तक बनाया। मुझे क्या क्या याद दिलाऊं मैं तुम्हें दखान, क्या क्या बोलूं? उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें माफ करूं या फिर तरस खाऊं तुम पर। सोहा रोते रोते कहती है और दखान किसी मुजरिम की तरह सर झुकाकर बैठा होता है। हाँ, वो मुजरिम ही तो था सोहा का। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा, क्योंकि क्योंकि मैंने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। तुम मुझे सारी ज़िंदगी माफ़ मत करना, तरस भी मत खाओ, पर मरने की बात मत करो। तुम मुझे जो सज़ा दोगी ना, मुझे मंजूर है। मैं उफ तक नहीं करूँगा। सारी सज़ा मुझे कबूल है, पर प्लीज़ मरने का मत कहो। दखान किसी बच्चे की तरह उसकी मिन्नत कर रहा था। तुम्हारी सज़ा मेरी मौत ही है। सारी ज़िंदगी पछताओगे, रोगे, तुम्हें कभी सुकून नहीं आएगा दखान दौरानी, यही तुम्हारी सज़ा है। सोहा चीख कर कहती है, जिस पर दखान रोते हुए नफ़ी करता है, नहीं सोहा, ये नहीं, कोई और सज़ा दे दो, ये नहीं। इसके अलावा जो सज़ा देना चाहती हो वो दे दो, मगर तुम्हारी नहीं, नहीं, ये नहीं। दखान कहते कहते खुद ही नफ़ी करता है। अगर सज़ा मुजरिम की मर्जी की हो तो वो सज़ा थोड़ी होती है, वो तो बस थोड़ी सी तकलीफ होती है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी, मैं तुम्हें सज़ा दूंगी, सज़ा, वो जो अजियतनाक होती है। कभी सुना है कि किसी मुजरिम को उसकी पसंद से सज़ा दी गई हो? नहीं ना, क्योंकि अगर सज़ा मुजरिम की मर्जी से देने लग जाए तो दुनिया का हर इंसान एक मुजरिम बन जाए। वो कहती बेरहमी से अपने आंसू साफ करती है, तुम्हारी सज़ा मेरी मौत है। तुम्हें भी तो पता चले तकलीफ क्या होती है, अजियत क्या है, जुल्म क्या है। इन सबको मिलाओ तो सज़ा बनती है। ये सज़ा है तुम्हारी। अब आखिरी बार देख लो मुझे, इसके बाद शायद क़यामत वाले दिन मुलाकात हो। वो कहती तंजिया मुस्कुराती है, सोहा मत करो ऐसा, मैं मर जाऊंगा। दखान उसके आगे हाथ जोड़कर रोता है, अरे इतनी जल्दी अभी नहीं, अभी कुछ साल सज़ा काट लेना, फिर जब मेरी तरह थक जाओ तो भले से मर जाना, जैसे मैं मर रही हूँ। अभी लेकिन सज़ा लाजमी काटना, वरना मैं समझूंगी कि तुम बुज़दिल थे। सोहा के अल्फाज सुनकर दखान का बैठना मुश्किल हो गया था। तभी वो उठकर बाहर आ जाता है और सोहा उसके जाते ही फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसके लिए भी तो ये सब कहना मुश्किल था। कौन अपनी मौत पर खुश होता है भला? दखान के बाहर आते ही अहद और हालिम फौरन उसके पास आते हैं और उसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर एक दूसरे को देखते हैं, जबकि रूहान अब भी खड़ा उसे घूर रहा होता है। दखान, फिक्र मत कर, डॉक्टर आ गई है, अभी कुछ देर में ऑपरेशन शुरू होने वाला है, बस फिर सोहा देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हालिम उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, वो आ रही हैं डॉक्टर। आहद डॉक्टर को देखकर कहता है, जिस पर सारे ही उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। आप लोग फिक्र न करें, बस अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह बच्ची को कुछ नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उसे बचाने की। डॉक्टर, जिनकी उम्र तकरीबन 50 तक थी, उसके सामने खड़ी होकर नरम लहजे में कहती हैं। उनके ग्रीन कोट, ग्रीन मास्क और हाथ में ग्लव्स से लग रहा था कि वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। प्लीज़ आप उसे बचा लेना, उसे कुछ मत करना। वो जो बोलती है उसे बोलने देना, बस उसे ठीक कर देना प्लीज़। दखान उनकी मिन्नत करता है, बेटा, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, उससे कहो वो बचाएगा, मैं तो बस इलाज कर सकती हूँ। मिन्नत करनी है उसके सामने जाकर करो। वो प्यार से समझाती आगे बढ़ती हैं कि दखान की आवाज़ पर रुक जाती हैं। डॉक्टर, कोशिश करिएगा उसके बालों को कुछ ना हो, उसे बहुत पसंद है अपने बाल। वो कहता है तो डॉक्टर मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाती आगे बढ़ती है, जबकि सारे दखान को देखते हैं। उन सब ने पहली बार तो देखा था ये वाला दखान। दखान डॉक्टर की बात सुनकर अस्पताल से बाहर आकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था और अपनी मंजिल पर पहुंचकर सर उठाकर देखता है। वो मस्जिद के सामने खड़ा गौर से उसके ऊपर लिखे गए अल्फाज को देखता है, जहां खूबसूरती से बड़ा सा अल्लाह अकबर लिखा होता है। बेशक वही तो सबसे बड़ा है। वो उसे जेरे लब दोहराकर आंखें बंद करता है तो आंसू की एक लड़ी उसके गाल पर बहती है।
जिसे वो साफ करके अंदर कदम रखता है। वो मुसलमान होने के बावजूद भी कभी कभी नमाज पढ़ता था, जब दिल किया पढ़ ली वरना नहीं। मगर आज उसे मस्जिद आने में शर्म आ रही थी कि अल्लाह भी कहता होगा, जब खुद पर पड़ी तो मुझे याद कर लिया। मगर नहीं, ये तो हमारी सोच है। अल्लाह कभी हमें ये नहीं कहता। वो तो कहता है, ए मेरे बंदे, तू मेरे पास आ तो सही, मैं तुझे क्यों लौटाऊंगा। वो आस्तीन कोहनियों तक मोड़कर वुजू करता है और फिर वुजू से फारिग होकर नमाज के लिए अंदर की तरफ जाता है। अंदर आता है तो बस कुछ ही लोग मस्जिद में बैठे होते हैं। वो उन्हें देखकर सबसे आगे खड़ा होता, आस्तीनों को ठीक करता, नमाज के लिए नियत बांधता है। आगे पीछे वाले लोग उसे हैरत से देखते हैं। वजह उसके खून वाले कपड़े। एक साहब तो उठकर उसे कहने वाले थे कि इमाम साहब उनका हाथ पकड़ के दोबारा बिठा देते हैं। इमाम साहब, वो इन कपड़ों में नमाज पढ़ रहा है, कपड़े तो चेंज कर लेता। वो साहब इमाम साहब के रोकने पर कहते हैं, ये अल्लाह और उसका मामला है, अभी नमाज अदा कर ले फिर कह देना, और दुआ करो जिस परेशानी में वो अल्लाह के पास इस हालत में आया है, अल्लाह वो परेशानी दूर कर दे। इमाम साहब के कहने पर वहां बैठे दो लोग और आमीन कहते हैं। रोहान, कैसी है सोहाब? कशफ अहमद को गोद में उठाए आते ही रोहान के पास आती है और हालिम जो दूसरी तरफ मुंह करे बैठा था उसकी आवाज पर फौरन उसे देखता है, जो परेशान सी काली चादर ओढ़े बच्चों को गोद में उठाए रोहान के बोलने की मुंतजिर होती है। तुम किसके साथ आई हो और सफ़ा कहाँ है? रोहान उसे देख फिक्रमंदी से पूछता है। सैफ के साथ आई हूँ, सफ़ा उसके पास है, वो आ रहा है। कशफ बाहर की तरफ इशारा करती है जहाँ से सैफ सफ़ा को उठाए आ रहा होता है। बताएं ना, कैसी है वो? ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं उसे। रूहान बस मुख्तसर सा जवाब देता है तो कशफ चुप होकर रूहान के बराबर में खड़ी हो जाती है। आप इधर बैठ जाएं, बच्चे को गोद में ली हुई थक जाएंगी। हालिम उसे खड़ा देखकर उठकर अपनी जगह पर इशारा करता है और कशफ तो भूल ही गई थी कि हालिम भी तो इधर ही होगा। शुक्रिया। वो ज्यादा कुछ कहने की बजाय कहती है अहमद को लिए वहां बैठ जाती है। दखान कहाँ गया है? रुखसाना सबको देखकर पूछती हैं। पता नहीं, अभी सुहा के लिए दुआ करो, इसे छोड़ दो सारे। अनवर रुखसाना की बात पर गुस्से से कहते हैं तो सारे ही चुप से उन्हें देखते हैं। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अच्छा कर दें। आसिया रोते हुए दुआ करती हैं तो सब एक जुबान होकर आमीन कहते हैं। दखान नमाज से फारिग होकर दुआ के लिए हाथ उठाता ही फूट फूट कर रोने लग जाता है। उसे कोई फिक्र नहीं होती कि उसे ऐसे रोता हुआ देख कितने कितने लोग देख रहे हैं। उसे बस ये पता था कि उसका रब उसके सामने है, उसे सुन रहा है, उसे देख रहा है। उसका रोना, उसके आंसू, उसकी फरियाद। अल्लाह पाक, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत ज़्यादा। शायद जितनी तकलीफ मैंने सोहा को दी है, मुझे पता है मैंने जो कभी एक नेकी भी की होगी ना, वो भी मेरे गुनाह ने खा ली होगी। वो कहता है तो इमाम साहब उसके करीब आकर बैठ जाते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि कैसे मैं तुझसे दुआ मांगूं। मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं तौबा करता हूँ हर गुनाह से। मैं आज से ये अहद करता हूँ खुद से कि कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, कभी किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। मेरे अल्लाह, सोहा को ठीक कर दे, उसे एक नई ज़िंदगी दे दे। मेरे मालिक, मैं उससे भी माफ़ी मांग लूंगा। मैंने जिस जिसका दिल दुखाया है, मैं सबसे माफ़ी मांग लूंगा। बस मेरे अल्लाह, सोहा को ठीक कर दे। वो रोते हुए कहता है, अगर वो चाहती है कि मैं उससे दूर हो जाऊं, मैं उससे दूर हो जाऊंगा, कभी उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मेरे अल्लाह, उसे मुझे वापस कर दे, उसे ठीक कर दे, उसका ऑपरेशन कामयाब हो जाए। दखान कहता अपने मुंह पर हाथ फेरता है तो इमाम साहब आमीन कहते हैं, जिस पर वो फौरन अपने दाएं जानिब देखता है जहां एक बुजुर्ग जिनके बाल और दाढ़ी सफेद थी उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सारे परेशान से थे। कुछ जेरे लब कुछ पढ़ रहा था, तो कोई दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, तो कोई टहल रहा था। सबके दिल में बस दुआ यही थी कि सोहा का ऑपरेशन कामयाब हो जाए। और वहां अंदर डॉक्टर बार बार नजर उठाकर मशीन में सोहा के दिल की धड़कन चेक कर रही थी, जो ऊपर नीचे होकर आगे बढ़ रही थी। डॉक्टर, ये लड़की कह रही थी इसे नहीं जीना। नर्स डॉक्टर के साथ खड़ी कहती है, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा इसे। डॉक्टर उसे झिड़क कर अपना काम करती है कि एक मशीन की आवाज़ तेज होने से सब डॉक्टर्स टेंशन में आ जाते हैं। डॉक्टर, इसकी दिल की धड़कन तेज हो रही है, जल्दी करें। नर्स घबराते हुए कहती है, ऑक्सीजन देखो फौरन। डॉक्टर की आवाज़ सुनते ही नर्स फौरन से मशीन चेक करती है, जबकि डॉक्टर ड्रिप चेक करते हैं। डॉक्टर, लगता है मुश्किल है। एक डॉक्टर सोहा की आंखें खोलकर देखते हुए कहते तो बाकी सब भी अपने काम करते रुक जाते हैं। डॉक्टर असद, अल्लाह पर उम्मीद रखें, कुछ नहीं होगा, हम इसे बचा लेंगे। डॉक्टर साहिबा, अल्लाह पर उम्मीद है, मगर वो देखें। डॉक्टर उनका रुख मशीन की तरफ करते हैं, जहां कभी लाइनें सीधी होती हैं तो कभी ऊपर नीचे। मशीन को देखकर डॉक्टर रुककर पहले डॉक्टर को देखती है और फिर सोहा को, जो बेहोशी पड़ी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सारे सोहा के लिए दुआ कर रहे थे और वहां दखान मस्जिद में बैठा मुसलसल इमाम साहब की बताई हुई तस्बीह कर रहा था और अंदर सोहा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। अब न जाने दखान और बाकी सबकी दुआ कबूल होनी थी या सोहा की जो खुद उसने अपने लिए की थी वो दुआ। शुक्र अल्लाह का, ऑपरेशन कामयाब हो गया, वरना मुझे डर था कि बीच में बच्ची को कुछ हो ना जाए। अब सोनिया
तुम इसे वार्ड में शिफ्ट कर देना और अभी किसी से मिलने नहीं देना जब तक इसे होश ना आ जाए। डॉक्टर नर्स से कहती मुड़ती है कि मशीन की आवाज़ दोबारा तेज़ हो जाती है। ये क्या हो रहा है? इसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो रही है? एक डॉक्टर सोहा को ऑक्सीजन मास्क लगाते हुए कहते हैं। हटें, नर्स ऑक्सीजन थोड़ी तेज़ करें, इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। डॉक्टर कहती है तो नर्स फौरन ऑक्सीजन तेज़ करती है। अभी जहां ऑपरेशन थिएटर में सुकून था वहीं अब अफरा तफरी मच गई थी। सोहा, सोहा, आप मुझे सुन सकती हैं? सोहा लंबी लंबी सांस लें। सोहा आंखें खुली रखें। डॉक्टर उस पर झुककर उसके नाक के पास ऑक्सीजन मास्क ठीक करते हुए कहती हैं। सोहा, सोहा सांस लो बेटा। सोहा को मुसलसल अपने कानों में यही आवाज़ आ रही थी। जब वो थोड़ी आंखें खोलती हैं तो डॉक्टर उस पर झुकी उसे बार बार सांस लेने का कह रही थी। वो उन्हें देखती रहती है और फिर एकदम ही उसकी आंखों के आगे कोई और ही मंजर घूमता है, जहां 10 साला सोहा हाथ में गुड़िया पकड़े हंसते हुए भाग रही थी और उसके पीछे रोहान। हर वो पल उसकी आंखों के आगे घूमता है जहाँ वो खुश थी, मगर फिर मंजर दोबारा चेंज होता है। जहाँ वो एक सीढ़ी पर तनहा खड़ी थी, पीछे देखती है तो दखान सीढ़ी के पास खड़ा उसे बुला रहा था, उसके लिए रो रहा था, जिसे वो गुस्से से देखकर मुंह मोड़े ऊपर की तरफ देखती है जहां उसके दादा अपना एक हाथ आगे करे खड़े होते हैं। उनके पीछे सफेद सी रोशनी फैली थी। वो दोबारा मुड़ के दखान को देखती है जो अब भी खड़ा अपना हाथ आगे किए उसे बुला रहा होता है, और फिर वो दोबारा उसे इग्नोर करे मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ सीढ़ी चढ़ती है जहां उसके दादा उसका हाथ पकड़ने के लिए खड़े थे। नो, 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 सोहा आंखें बंद मत करना। डॉक्टर उसे आंखें बंद करते देख के कहती है, मगर तभी मशीन की आवाज़ पर सब अपनी जगह रुक से जाते हैं जहां अब लाइन सीधी हो गई थी। बेटा अब जाओ, जाके देखो तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन कामयाब होगा और वो ठीक होगी। अमाम साहब खान को अब भी तस्बीह पढ़ते देख कहते हैं, जो पढ़ते पढ़ते बार बार अपने आंसू साफ कर रहा था। हाँ, हाँ, मैं जाता हूँ। वो कहता तस्बीह को अपनी आंख से लगाकर उठता है कि जाते जाते इमाम साहब की आवाज़ पर रुक कर उन्हें देखता है। जब कभी अल्लाह से मिलने का दिल करे या उसके आमने सामने बात करना चाहो तो सजदे में चले जाना, वहाँ अल्लाह बिल्कुल तुम्हारे सामने होगा। इमाम साहब कहते हैं तो बस बाद में सर हिलाता अस्पताल की जानिब जाता है। सारे जो बाहर परेशान से बैठे थे, डॉक्टर के बाहर आने पर सारे ही खड़े होकर उनकी तरफ जाते हैं, और दखान जो अभी ही दाखिल हुआ था डॉक्टर को देखकर जल्दी जल्दी कदम उठाता उनकी जानिब बढ़ता है। क्या हुआ डॉक्टर, कैसी है सोहा? रोहान फौरन पूछता है तो डॉक्टर एक नज़र सबको देखकर रोहान से अफसोस से कहती हैं, आई एम सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मगर शायद वो खुद नहीं चाहती थी जीना। डॉक्टर कहती हैं तो वहाँ मौजूद सब लोग बेयकीनी से उन्हें देखते हैं और दखान तो जहाँ होता है वहीं सुन होकर खड़ा हो जाता है। क्या आसान था ये सुनना कि जिसके लिए तुम रो रो के जिंदगी मांगो और उसे मौत मिल जाए। दखान का हाल भी कुछ ऐसे ही था। वो बेयकीनी से देख रहा था, बस खामोश सा। उसमें इतना नहीं था कि आगे आकर डॉक्टर को कह सके कि नहीं, मैंने दुआ की है, वो जिंदा होगी। मगर नहीं, वो बस देख रहा था और आंसू किसी लड़ी की तरह आंख से जारी थे। नहीं, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। आसिया रोती हुई कहती हैं, जबकि बाकी सबका हाल भी आसिया से मुख्तलिफ नहीं होता। दखान अहद उसे यूं खड़ा देख उसके पास आता है। सोहा, सोहा चली गई मगर मैंने तो। अहद की आवाज़ पर वो होश में आते ही अटकते हुए कहता है, जिस पर अहद नम आंखों से उसे गले लगा लेता है। दखान हौसला कर यार। अहद कहता है तो दखान उसे खुद से दूर करता गुस्से से देखकर डॉक्टर की जानिब जाता है और उसके सामने जाते ही, आप एक बार और चेक करें, उसे मुझे यकीन है वो जिंदा होगी। वो बस चाहती है कि मुझे तकलीफ हो। उसे कहो हाँ, हो रही है तकलीफ, बल्कि अजियत मिल रही है। वो रोते हुए कहता है तो अनवर और रुखसाना उसे हैरत से देखते हैं। उसे कहो उठ जाए, बस एक बार उसे चेक करो, वो जिंदा है। प्लीज़ उसे कहो मुझे तंग ना करे, मैं उसकी तरह मजबूत नहीं हूँ, मुझे बहुत अजियत मिल रही है। उसे बस एक बार जाकर कहें, मुझे पता है उसका दिल बड़ा है, ये सुनकर वो खुद कह देगी कि मैं दखान को तकलीफ देने के लिए कर रही थी। उसे कहो ना जाके। वो डॉक्टर के सामने किसी बच्चे की तरह रोते हुए हाथ जोड़े कहता है तो डॉक्टर की भी आंख में आंसू आ जाते हैं कि इतना मजबूत मर्द कैसे रो रहा है। बेटा मैंने चेक किया है इसे, वो नहीं, बस एक बार चेक करें, मुझे पता है वो जिंदा है। वो कहता है बेरहमी से अपने आंसू साफ करता है। आप उसे जाकर देखें, मैं अल्लाह से कहता हूँ, उसे कहें वो मुझे तंग ना करे, मुझे पता है वो जिंदा है। वो कहता बाहर की तरफ जाता है। अहद और बाकी सबको लगता है जैसे वो पागल हो गया हो, उसकी बातों से ही ऐसा लग रहा था। अरे बेटा क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? अमाम साहब उसे आते देख के कहते हैं, जो अभी भी अपने आंसू अपनी आस्तीन से साफ करते हुए आ रहा था। अमाम साहब वो चली गई। नहीं, वो मुझे तंग कर रही है, वो मुझे अजियत देने के लिए ये सब कर रही है। वो रोते हुए कहता है तो अमाम साहब हैरत से उसे देखते हैं, जो अब थोड़ा सा आगे जाकर बगैर कोई नियत बांध कर सजदे में गिर जाता है और फूट फूट कर रोता है। मस्जिद में सभी मौजूद उसे देख अपने अपने काम से रुक जाते हैं। या अल्लाह, मुझे दुआ मांगनी नहीं आती, बहुत गुनाहगार हूँ, माफ़ कर दे मेरे रब, मुझे पता है वो जिंदा है। अल्लाह पाक उसे वापस भेज दे, मैं वादा करता हूँ उसको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा।
जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेगी कभी भी उसके सामने नहीं जाऊंगा। बस एक बार उसे ज़िंदगी दे दे, बस एक बार मेरे अल्लाह। वो रोते हुए ऐसे बोलता है कि वहाँ बैठे सबके दिल कांप जाते हैं और इमाम साहब नम आंखों से ऊपर की तरफ देखते हैं। मेरे रब, इस पर तरस ही खा ले, तेरे लिए तो कुछ नामुमकिन नहीं। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला है। उस बच्ची को ज़िंदगी दे दे और इसे माफ़ कर दे मेरे पाक रब। इमाम साहब कहते हैं, मुंह पर हाथ फेरते हैं और जब नज़र दखान पर जाती है तो अभी भी वैसे ही सजदे में गिरकर अपने रब के सामने रो रहा होता है। सोहा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और जैसे ही दादा का हाथ थामने लगती है, दादा हाथ फौरन पीछे कर लेते हैं। वो उन्हें हैरत से देखती है, जो अब नफी में सर हिलाकर पीछे की तरफ जाते हैं और उसे लगता है कि वो भी पीछे की तरफ जा रही है। वो घबराकर जैसे मुड़ती है तो दखान अब भी खड़ा उसे पुकार रहा था। वो दोबारा दादा की तरफ देखती है, जहाँ बस बंद दरवाजा था और फिर एकदम अंधेरा। नर्स जो उसके पास ही खड़ी कुछ उठा रही होती है, सोहा के सांस लेने की आवाज पर उठकर उसे देखती है, जो मुश्किल से सांस ले रही थी। वो सोहा को देख मशीन को देखती है, जहां अब भी सीधी लाइन थी। उसे जब कुछ समझ नहीं आता तो फौरन बाहर की तरफ जाती है। हौसला रखें, अल्लाह को यही मंजूर था। डॉक्टर आसिया को हौसला देते हुए कहती हैं, बाहर तो जैसे क्यामत थी। हर कोई रो रहा था, आहत से लेकर दादी तक। डॉक्टर, डॉक्टर, पेशेंट सांस ले रही है, जल्दी आए। नर्स जैसे कहती है, डॉक्टर हैरत से सबको देखकर अंदर की तरफ जाती है और सारे अपने आंसू साफ करे एक उम्मीद की किरण नजर आती देखकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हो जाते हैं। हटो। डॉक्टर सोफा पर झुके दो डॉक्टर को साइड पर करके खुद उसे चेक करती है। ऑक्सीजन दो इसे फौरन, जल्दी करो, डॉक्टर कहती है तो नर्स फौरन इस बात में सर हिलाती है। सोफा जब आंखें खोलती है तो उसे अपने ऊपर लगा सफेद बल्ब नजर आता है और कुछ मिली जुली आवाजें। शी इज बैक, शी इज बैक, वो सुनती है कि खुशी से कह रहा है और फिर बाजू में हल्का सा कुछ चुभता है और दोबारा आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ये जिंदा थी, मगर कैसे? डॉक्टर सोहा को देखकर कहती है तो एक नजर शर्मिंदा सी आगे आती है। वो, डॉक्टर, आपने कहा था कि अब ये नहीं बच सकती तो मैंने मशीन ऑफ कर दी थी, मुझे माफ कर दें। वो कहती है तो सारे डॉक्टर गुस्से से उसे देखते हैं। मिस सोनिया, आप नहीं हैं यहाँ, तभी आपको छोड़ रहे हैं। अगर इसे कुछ हो जाता तो फिर हमें आपकी इस हमाकत का पता चलता तो हम आपको पुलिस के हवाले कर देते। वो लड़की सांस ले रही थी, भले आराम से मगर ले रही थी। आप इंतहा की कोई बेवकूफ हैं। डॉक्टर गुस्से से कहती बाहर की तरफ जाती है, जबकि वो शर्मिंदा सी आंसू साफ करती है। वो बाहर आती है तो सारे बिल्कुल सामने ही खड़े होते हैं। क्या हुआ इसे, वो ठीक है ना? गफार आगे आकर पूछते हैं। इस पाक जात का शुक्र अदा करें जिसने आपकी बेटी को एक नई जिंदगी दी है। डॉक्टर कहती है तो वहाँ सबके खुशी के मारे आंख में आंसू आ जाते हैं और सभी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम मुझसे मिल सकते हैं? जोहा आगे आकर पूछती है। नहीं, अभी नहीं, अभी उसे थोड़ी आराम की जरूरत है, सुबह आपको इजाजत मिल सकती है। जी ठीक है। उनके लिए तो यही काफी था कि सोहा ठीक है। सोहा के शोहर कहाँ हैं, उन्हें भी बता दें। डॉक्टर कहती हुई आगे चली जाती हैं, जबकि आहत डॉक्टर की बात सुनकर बाहर की तरफ जाता है। आहत को जाता देख हालिम भी उसके पीछे जाता है और रोहान भी कुछ सोचकर उन दोनों के पीछे जाता है। इमाम साहब और बाकी सब भी तखान के पीछे कुछ फासले पर खड़े उसे देख रहे थे, जिसने अभी तक सजदे से सर नहीं उठाया था, जो अभी तक रो रहा था और बार बार एक ही लफ्ज दोहरा रहा था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, बस एक बार उसे जिंदगी दे दे, मैं कभी उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, बस एक बार। वो सजदे में रोते हुए बस यही कहता जा रहा था। आहद जो अभी आया था मस्जिद खान को यूं देखकर अपनी जगह रुक जाता है और उसके पीछे ही हालिम और रोहान। रोहान तो उसे देखकर ही हैरान रह जाता है, जो उसकी बहन की जिंदगी मांग रहा था, जबकि हालिम अपने आंसू साफ किए मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। दखान, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, सोहा को नई जिंदगी मिल गई है, अल्लाह ने उसे नई जिंदगी दे दी। हालिम कहता है तो दखान हालिम के कहे गए अल्फाज पर पहले गौर करता है और फिर रोते हुए सजदे में ही मुस्कुरा जाता है। शुक्रिया मेरे रब, मेरे अल्लाह, शुक्रिया मेरी सोहा को नई जिंदगी देने के लिए, उसे मुझे वापस देने के लिए। वो कहता अपना सर उठा के आंसू साफ करे हालिम को देखता है। मुसलसल सजदे में रहने के बायस नाक और माथा लाल हो गया था और कुछ आंख रोने की वजह से सूज गई थी, जिससे वो मासूम सा लग रहा था। तुम्हारी दुआ दिल से निकली थी और तुमने अपने रब से ऐसी दुआ मांगी जैसे वो तुम्हारे सामने है, और देखो अल्लाह ने सुन ली, वो वाकई तुम्हारे सामने था, तुम्हें सुन रहा था, तुम्हें देख रहा था, उसने तुम्हारी बीवी को एक नई जिंदगी दे दी। इमाम साहब आगे आकर कहते हैं, जिस पर वो सामने लगी खाने काबे की तस्वीर को देखता मुस्कुराता है। ये लड़का कब से यूं ही सजदे में अपनी बीवी के लिए दुआ मांग रहा था, और देखो अल्लाह ने सुन ली। एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है तो रूहान इस आदमी को देखता, फिर दखान को जिसकी आंखें सूजी हुई थी मगर अब चेहरा मुस्कुरा रहा था। वो चलता हुआ उसके पास आता है। चलो अब चलते हैं, आहद उसके पास खड़ा कहता है। दखान जैसे खड़ा होता है रूहान को देखकर शर्मिंदा सा नजरें झुका लेता है।
मुझे माफ़ कर दो रोहान, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारी बहन के साथ और तुम सबके साथ भी। वो उसके सामने हाथ जोड़ता है तो रोहान खामोशी से उसके जुड़े हाथ देखता है, जबकि अहद और हालिम कभी दखान तो कभी रोहान को देखते हैं। रोहान कुछ देर यूं ही खड़ा रहता है और फिर कुछ कहे बगैर बाहर चला जाता है, जिस पर दखान अपने हाथ नीचे कर लेता है। कुछ नहीं होता, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, देखना रोहान के साथ तुम्हें सोहा भी माफ कर देगी। हालिम उसे कहता है तो बस बात में सर हिलाता बाहर की तरफ बढ़ता है कि इमाम साहब की आवाज़ पर रुकता है। अपने वादे पर कायम रहना जो तुमने अपने रब से किया है, वो कहते हैं तो दुकान कुछ देर उन्हें देखता रहता है, फिर मुस्कुराता हुआ असबाब में सर हिलाकर बाहर चला जाता है। उसके लिए मुश्किल था, मगर अब वादा किया था और वादा तो निभाना था ना। दखान जाके सोहा से मिल लो, वो अभी बेहोश है। आहत दखान के पास आकर कहता है, जो बेंच पर सर झुकाकर बैठा जमीन पर ना जाने क्या घूर रहा था। अभी अस्पताल में बस आहत, हालिम, रोहान और दखान ही थे, बाकी सारे कुछ देर पहले ही जा चुके थे। दादी लोग हवेली नहीं गए थे, वो दखान के लाहौर वाले घर में ही थे। अगर वो होश में आ गई तो दखान सर उठाकर उसे देखता है, अभी नहीं आई होगी तो मिल ले जाकर। हालिम भी कहता है तो दखान इस बात में सर हिलाता एक नजर रोहान को देखकर कमरे में जाता है। वो कमरे में आता है तो सोहा गहरी नींद में होती है। वो दरवाजा बंद करता उसके सामने आकर कुर्सी पर बैठता है और मुस्कुराते हुए उसका ड्रिप वाला हाथ उठाकर अपने हाथ में लेता है। आज तो तुमने डरा ही दिया था। डॉक्टर ने कहा सोहा नहीं रही। पता है उस वक्त क्या हालत थी? मुझे सच में आज पता चला कि अजियत क्या होती है, तकलीफ और सजा क्या होती है। जब डॉक्टर ने कहा कि सोहा नहीं रही, उस वक्त ऐसे लगा जैसे सब मेरा सब कुछ कोई मुझसे ले गया हो, और अब मैं बस बेयारो मददगार खड़ा हूँ। कुछ घंटे पहले मेरे लिए जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे थे। वो कुछ देर पहले का सोचता हुआ कहता है, मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मगर मेरा अल्लाह जानता है मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए गए हर सितम पर। मैं शायद कभी किसी के लिए नहीं रोया, मगर आज तुम्हारे लिए रोया हूँ, बहुत ज़्यादा। वो उसके हाथ पर दूसरा हाथ रख के नजरें उसके हाथ पर गाड़े कहता है, मुझे भी है तुमसे मोहब्बत, अभी से नहीं बहुत पहले से, मगर कभी जाहिर नहीं की। मुझे राबिया जो याद आ जाती थी जब तुम्हें तकलीफ देता था, तुमसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती थी, मगर मैं खैर इन बातों का अब क्या फायदा। वो बात को बीच में ही छोड़े जख्मी सा मुस्कुराता